वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स का कंप्लीट चैप्टर। ठीक है, तो जो कि आपका इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल ये आपके लिए इजी चैप्टर है, तो आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और साथ में अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं बायोमोलिक्यूल्स के लिए। और साथ में मैं आपको बताता रहूँगा कि आपको इसमें से क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में जो हैं वो पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो बाकी सभी चैप्टर्स की वीडियोस के लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से ओपन कर कर आप उन सभी चैप्टर्स को ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स के साथ। तो सबसे पहले कि बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स लाइफलेस ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब इनमें खुद में कोई भी लाइफ बिल्कुल नहीं होती, जो कि विच बिल्ड अप द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं जो भी हमारी बॉडी में होते हैं। ठीक है, सो एंड आर रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ, और हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए या फिर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी बॉडी में उनकी ग्रोथ्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, इनकी एग्जांपल्स आप लोगों ने बहुत बारी सुनी हुई हैं। दैट आर द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड्स जिसमें कि डीएनए एंड आरएनए आएगा। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पर अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड से ही प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है, तो ये सभी इनकी यहाँ पर एग्जांपल्स होगी। तो इस बार हमें एंजाइम्स की स्टडी को सिलेबस में से हटाया गया है, तो बाकी सभी के बारे में हम यहाँ पर वन बाय वन रीड करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इससे आगे। तो सबसे पहला पार्ट होगा यहाँ पर अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? दीज आर द ऑप्टिकली एक्टिव। तो सबसे पहले ऑप्टिकली एक्टिव हैं। ठीक है, मतलब कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट की रोटेशन शो होगी इनमें। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी। ठीक है, मतलब यहाँ पर OH ग्रुप जो हैं वो जुड़े होंगे। ठीक है, 2 या फिर उससे ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, और साथ में एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा। ठीक है, मतलब एक होगा CHO ग्रुप, ठीक है, एल्डिहाइडिक ग्रुप, और साथ में जुड़े होंगे OH ग्रुप 2 या 2 से ज़्यादा पूरी चेन में। फॉर एग्जाम्पल्स दैट इज द ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज, सेलुलोज, स्टार्च। ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स की ये एग्जाम्पल्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हैं मोनोसेचुराइड्स। ठीक है, मोनोसेचुराइड्स क्या होते हैं? जो कि सबसे छोटे मोलिक्यूल्स हैं हमारी कार्बोहाइड्रेट्स की यह क्लास में, जिनको आगे हाइड्रोलाइज यह करवाकर, यानी कि इनको आगे ब्रेक करवाकर इनसे सिंपलर कंपाउंड्स हम इनसे जो है वो सिंपल जो है वहाँ पर इनको ब्रेक करवाना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो इनकी हाइड्रोलाइसिस नहीं होती, और दे रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट सिंगल कार्बोहाइड्रेट यूनिट। ठीक है, तो सबसे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के वो होते हैं ये आगे जुड़कर अपने से आगे वाले जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जिनको हम बोलते हैं यहाँ पर ओलिगोसेचुराइड्स या फिर पॉलीसेचुराइड्स आएंगे आगे। ठीक है, तो इनकी एग्जांपल्स क्या है? राइबोज, जो कि शुगर्स होती हैं इन द डीएनए आरएनए 2 डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज। फिर आता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ऐसी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। तो इस बार हमें सिलेबस में मेनली यहाँ पर इन्हीं की ही स्टडी है। ठीक है, तो ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा मोलिक्यूल्स आपस में जुड़कर, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा मोनोसेचुराइड्स जब आपस में जुड़ जाते हैं तो वो बनाते हैं ओलिगोसेचुराइड्स, जिसमें है डाइसेचुराइड्स, ट्राइसेचुराइड्स, टेट्रासेचुराइड्स। तो इनमें से डाइसेचुराइड्स की एग्जांपल्स, डाइसेचुराइड्स की एग्जांपल्स आप लोगों को याद रखनी है। जैसे कि यहाँ पर हो गया है सक्रोस, लैक्टोस, माल्टोस, इन सभी का फॉर्मूला है C12H22 एंड ऑक्सीजन है 11। तो ऐसे अगर आप लोग यहाँ पर ऊपर हैं देखेंगे तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बट इनकी स्ट्रक्चर्स यहाँ पर अलग होंगी, वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ये जस्ट आप लोगों ने याद रखनी है। सक्रोस, लैक्टोस, माल्टोस, इनमें से ये जो है सक्रोस, ये हम जो शुगर यूज़ करते हैं, ठीक है, डेली रूटीन में जो हम शुगर्स को यूज़ करते हैं खाने के लिए, वो होती है सक्रोस होती है उसमें मेनली। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे आते हैं पॉलीसेचुराइड्स। ठीक है, तो ये बन जाते हैं पॉलीमर्स, यानी कि बहुत सारे स्मॉल मोनोसेचुराइड यूनिट्स आपस में जुड़कर एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं, उनको हम बोल देते हैं यहाँ पर ये है पॉलीसेचुराइड्स। तो इनमें एग्जांपल्स आती हैं जैसे कि है सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये हमें प्लांट्स वगैरह में या हमारे फूड में ये सभी चीज़ें हमें मिलती हैं। ठीक है, तो
जैसे कि स्टार्च या फिर सेलुलोज की हाइड्रोलाइसिस करवाकर हम उससे ग्लूकोज बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इनकी जो हमारी यहाँ पर एक कोर स्टडी थी वो इस साल आपको सिलेबस में से हटाई गई है, तो हम इसको यहाँ पर स्किप करेंगे। हम मोनोसैचराइड्स यानी कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज वगैरह के बारे में यहाँ पर अच्छे से रीड करने वाले हैं। तो इससे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को दो पार्ट्स में हम यहाँ पर और क्लासीफाई कर सकते हैं, दैट आर द शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। तो शुगर्स क्या होती हैं? शुगर्स होती हैं विच आर द क्रिस्टलन सॉलिड्स सोलुबल इन वाटर एंड स्वीट इन टेस्ट। इसमें सभी मोनोसैचराइड्स एंड ओलिगोसैचराइड्स शुगर्स में आ जाते हैं। तो मतलब सभी के सभी मोनोसैचराइड्स स्वीट इन होंगे टेस्ट, ठीक है, एंड ये ओलिगोसैचराइड्स भी, ओके। एंड नॉन शुगर्स क्या होती हैं? नॉन शुगर्स होते हैं पॉलीसैचराइड्स विच आर अमोर्फस, वो एक अमोर्फस स्टेट में होंगे एंड इनसोल्युबल इन वाटर होंगे एंड उनका कोई भी टेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। इसकी एग्जांपल्स स्टार्च एंड सेलुलोज, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुगर्स की एग्जांपल्स सभी मोनोसैचराइड्स एंड सभी के सभी ओलिगोसैचराइड्स, वो आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए कि मोनोसैचराइड की जब हमने ऊपर की थी डेफिनेशन, तो मैंने आपको बताया था कि एल्डिहाइड भी हो सकता है और यहाँ पर कीटोन ग्रुप भी हो सकता है। तो यहाँ से अब इनके दो पार्ट्स बन जाते हैं मोनोसैचराइड्स के, एक वो जिनमें जुड़ा होगा यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप और एक वो जिनमें जुड़ा होगा यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। तो इनकी यहाँ पर दो ये कन्फिग्रेशंस होती हैं, एक होती है डी कन्फिग्रेशन, एक होती है यहाँ पर एल है कन्फिग्रेशन। एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, पूरी चेन में जो हमारा लास्ट स्टीरियो सेंटर होगा, लास्ट स्टीरियो सेंटर मतलब जो आखिरी कार्बन एटम जिसके साथ के चारों ग्रुप्स जो हैं वो 4 ग्रुप्स यहाँ पर डिफरेंट जुड़े हों, ठीक है, उस पर अगर OH ग्रुप राइट साइड पर लगा है, यहाँ पर ये है राइट साइड, ये है लेफ्ट साइड, राइट साइड पर है तो हम इसके आगे D लिखेंगे, अगर इसको इस साइड पर लगा दिया लेफ्ट साइड तो हम इसके आगे L लिखेंगे, ठीक है। तो ये इसकी दो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस बनती हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चेन की स्ट्रक्चर बनानी है जो आखिर से दूसरा कार्बन हो, ठीक है, सेकेंड लास्ट सी एटम जो होगा, ये हो गया लास्ट और ये हो गया सेकेंड लास्ट। सेकेंड लास्ट चेन का सी एटम क्या होता है? लास्ट स्टीरियो सेंटर, ठीक है, ये कायरल सी एटम, ओके। तो ये जो हमारे डेक्स्ट्रो एंड लेबोरेटरी होते हैं वो इनसे डिफरेंट होते हैं, वो बिल्कुल हमारी डिफरेंट चीज़ है और ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने अच्छे से यहाँ से याद रखनी है। ये है हमारा ग्लूकोज, ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में होता है कीटोनिक ग्रुप। ये इनमें एक बेसिकली मेजर डिफरेंस है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप है और फ्रक्टोज में है कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। तो ग्लूकोज के 6 कार्बन एटम बनाए, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर थर्ड कार्बन है उसका OH आपको बनाना है टुवार्ड्स द लेफ्ट साइड, बाकी सभी के सभी राइट साइड पर होंगे। और ये वाला एक चेंज किया जा सकता है, ये जो है फिफ्थ कार्बन, क्योंकि चेन में सेकेंड लास्ट कार्बन का OH अगर राइट साइड है तो हम लिखते हैं डी ग्लूकोज, अगर मैं इसको बना दूं इस साइड पर तो ये बन जाएगा यहाँ पर एल ग्लूकोज, बट एल ग्लूकोज यूज़ नहीं होता, तो हमें सिर्फ डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर जिस OH ग्रुप को जिस साइड पर बनाया गया है आप लोगों ने सेम टू सेम वैसा ही से बनाना है, ठीक है। क्योंकि अगर हम किसी एक OH ग्रुप की भी यहाँ पर पोजीशन चेंज करते हैं तो वो इसका कोई आइसोमर बन जाएगा, देन इट इज़ नॉट द ग्लूकोज, ये कुछ और बन जाएगा, ये आप लोगों ने याद रख लेना है अच्छे से। ऐसे ही यहाँ पर फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर है, यहाँ पर सेकेंड नंबर पर क्या लगेगा? कीटोनिक ग्रुप। बाकी यहाँ पर भी सिर्फ थर्ड वाला OH इस साइड पर है, बाकी सभी इसी साइड पर बनाने हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इसके कुछ आइसोमर्स आ जाते हैं, अगर हम यहाँ पर C2 वाला OH भी इस साइड पर बना दें और C4 वाला बनाएंगे तो ये बनेगा ग्लैक्टोस, C2 वाला बनाएंगे तो ये बनेगा मैनोस। ऐसे सेम फार्मूले के हमारे पास टोटल 16 आइसोमर्स होंगे ग्लूकोज के फॉर्मूले के, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2⁻⁴, मतलब कि जितने स्टीरियो सेंटर्स हैं 1 2 3 और 4, चार यहाँ पर स्टीरियो सेंटर हैं, सो 2⁻⁴ टोटल कितने हो जाएंगे? 16 आइसोमर्स हो जाएंगे ग्लूकोज के, ठीक है। तो इसमें से आप लोगों ने ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर को अच्छे से याद रखना है, ओके। तो आगे चलते हैं, ग्लूकोज की प्रेपरेशन के लिए हम सक्रोज की हाइड्रोलाइसिस करवा सकते हैं, ठीक है। सक्रोज में से एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एंड एक बन जाएगा फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल। ऐसे ही हम यहाँ पर स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस करवा सकते हैं, ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था इससे पहले ही कि स्टार्च में यहाँ पर N टाइम्स होते हैं
मोनोमर्स मतलब एक लॉन्ग चेन होती है ये पॉलीमरिक, तो वो बाद में ब्रेक होकर अपने मोनोसैचुराइड्स बना लेती है ग्लूकोज के। ठीक है, तो ये सिंपल से मेथड्स हैं। नाउ दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज आप लोगों ने अच्छे से याद रखनी है। तो अब इन रिएक्शंस में हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट हैं कर सकते हैं इन शॉर्ट। जो बीच वाले थे 4 CHOH वाले ग्रुप, उनको हम यहाँ पर एज इट इज़ यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये ऊपर वाला एक एल्डिहाइड ग्रुप, और ये यहाँ पर एक जो आखिरी C एटम है जो कि एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, उसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहली रिएक्शन है यहाँ पर अस्टाइलेशन। अस्टाइलेशन में हम क्या करेंगे, असाइल ग्रुप दैट इज़ द CH3CO ग्रुप ग्लूकोज में यहाँ पर अटैच करवाएंगे। तो असाइलेशन कैसे होगी, जितने भी OH ग्रुप हैं उन सभी की हाइड्रोजन की जगह पर क्या होगा कि यहाँ पर असाइल ग्रुप जुड़ जाएगा COCH3। ठीक है, तो यहाँ से बनेगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। और ये जो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है, इसके बनने के साथ ही हमें यहाँ से हो जाता है कंफर्म कि ग्लूकोज में टोटल 5 OH ग्रुप्स हैं, इसीलिए उसकी अस्टाइलेशन हो पाई है, क्योंकि OH ग्रुप में हाइड्रोजन की जगह पर ही असाइल ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, फिर आता है यहाँ पर आगे रिएक्शन विद रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो सबसे पहली है रिएक्शन ऑफ ये रिएक्शन विद HCN, दैट इज कि हाइड्रोजन साइनाइड। अगर आप लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन्स का यूनिट अच्छे से किया है तो उसमें हमने ये सभी रिएक्शंस ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई हैं। तो ग्लूकोज में यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप का मतलब क्या है कि C डबल बॉन्ड O एंड H। ठीक है, अब यहाँ पर CN अटैच होगा C के साथ और ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर जुड़ जाएगा कि हाइड्रोजन। ठीक है, तो OH एंड CN इस C के साथ अटैच हो जाते हैं। बाकी का पूरा मोलिक्यूल एज इट इज़ ही रहेगा सेम। इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज साइनोहाइड्रेन। ठीक है, ऐसे ही हम ग्लूकोज की रिएक्शन करवा सकते हैं विद हाइड्रोक्सिलामाइन। तो क्या होता है, यहाँ से ऑक्सीजन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा और साथ में क्या होगा कि ये जो NH2 ग्रुप है, ठीक है, ये यहाँ से ऑक्सीजन हटाएगा और यहाँ से दोनों हाइड्रोजन हट जाएंगे और ये NOH इसके साथ डबल बॉन्ड बनाकर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसमें एल्डिहाइड ग्रुप्स वाली रिएक्शंस शो होती हैं ग्लूकोज में। ठीक है, आगे रिएक्शन है इसकी प्रोलोंग्ड हीटिंग विद HI एंड रेड फॉस्फोरस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। प्रोलोंग्ड हीटिंग की जाती है इसकी HI एंड रेड फॉस्फोरस के साथ। तो ये हमारा ग्लूकोज है, टोटल 6 कार्बन होते हैं। तो क्या होता है प्रोलोंग्ड हीटिंग के साथ विद HI एंड रेड फॉस्फोरस, ये एक सिंपल हाइड्रोकार्बन चेन बना लेता है। तो मतलब सभी ऑक्सीजन और एल्डिहाइड ग्रुप सब कुछ हटकर यहाँ पर हाइड्रोजन्स एंटर हो जाती हैं। तो इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि ग्लूकोज में ओपन चेन भी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, स्ट्रेट ओपन चेन की एक स्ट्रक्चर है। ओके, विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर हम इसके साथ कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं जैसे कि ब्रोमीन इन वाटर, तो क्या होगा कि एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा। तो एल्डिहाइड का बन जाएगा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इसको हम बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोज आल्सो रिड्यूसेस द टॉलरेंस रीजन एंड फेलिंग सोल्यूशन, क्योंकि ये दोनों भी माइल्ड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग यहाँ पर एजेंट्स होते हैं, इनके साथ भी इसकी रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम यूज़ करें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो क्या होगा, अगर हम यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये वाला ग्रुप एंड जो यहाँ पर आखिर वाला ग्रुप था प्राइमरी, दोनों का ही यहाँ पर एसिडिक ग्रुप बन जाएगा। तो बनेगा ग्लूकैरिक एसिड, याद रखिएगा ग्लूकैरिक एसिड। ठीक है, फिर आता है एक्शन ऑफ द डिल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक्शन ऑफ डिल्यूट NaOH। डिल्यूट NaOH का इस पर क्या एक्शन होगा, डी ग्लूकोज पर डिल्यूट NaOH से पहले वो चेंज होकर बना देगा डी फ्रक्टोस एंड देन वो बना देगा डी मैनोस। तो फ्रक्टोस से मैनोस बन सकता है, ग्लूकोज बन सकता है। तो ये सभी एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर बन जाता है। सो ड्यू टू दिस फ्रक्टोस रिड्यूसेस फेलिंग सोल्यूशन, इसी कारण फ्रक्टोस है जो वो फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर देता है एंड टॉलरेंस रीजन को, क्योंकि वो इसमें चेंज हो जाता है रीजेंट्स इन द अल्केलाइन मीडियम, आल्दो उसके पास CHO ग्रुप नहीं होता, क्योंकि फ्रक्टोस एक कीटोनिक ग्रुप है। तो कीटोन्स जो होते हैं वो फेलिंग सोल्यूशन और टॉलरेंस रीजन के साथ नहीं रिएक्ट करते, बट बेसिक सोल्यूशन में डी फ्रक्टोस में डी ग्लूकोज और डी मैनोस भी बन जाते हैं, इक्विलिब्रियम बन जाता है, इसलिए वो फेलिंग सोल्यूशन और टॉलरेंस के साथ भी रिएक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है इसकी फर्मेंटेशन, जो कि सिंपल है, एंजाइम जाइमेस
ग्लूकोज को चेंज कर देगा अल्कोहल में, इथेनॉल में, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब क्या है कि ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर तो हमारी हो गई। अब ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, जिसके कि एविडेंस हमें कुछ रिएक्शंस से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ग्लूकोज में साइक्लिक स्ट्रक्चर होनी चाहिए। तो जैसे कि सबसे पहला क्या है, डिस्पाइट हैविंग CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप, glucose does not undergo reactions with ammonia, does not give Schiff's test और 2,4-DNP टेस्ट। ग्लूकोज के पास एल्डिहाइडिक ग्रुप होने के कारण भी अमोनिया के साथ नहीं रिएक्ट करता, शिफ्स टेस्ट नहीं शो करता, 2,4-DNP टेस्ट नहीं करता। ये सभी टेस्ट आपको एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के चैप्टर में हुए हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ इनको याद रख लेना है। तो दूसरा क्या है कि डी पॉजिटिव ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 स्टीरियो आइसोमर्क फॉर्म्स। डी ग्लूकोज की ही आगे 2 स्टीरियो आइसोमरिक फॉर्म्स होती हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। व्हेन आइदर ऑफ द टू फॉर्म्स आर डिजोल्व्ड इन वाटर एंड अलो टू स्टैंड, किसी भी एक फॉर्म को अगर हम वाटर में डिजोल्व करते हैं और उसको स्टैंड अलो करते हैं, कुछ देर उसको रखते हैं, these get slowly converted into another form and forming equilibrium mixture। तो अल्फा फॉर्म बीटा में चेंज होनी शुरू हो जाती है, या फिर बीटा रखते हैं तो वो अल्फा में चेंज होनी शुरू हो जाती है, तो इनमें एक इक्विलिब्रियम बन जाता है। इन फॉर्म्स के चेंज होने के साथ ही क्या होता है, स्पेसिफिक रोटेशंस भी उनकी चेंज होती हैं। तो जो अल्फा डी ग्लूकोज है उसमें स्पेसिफिक रोटेशन शो होती हैं 111 डिग्री की, ओपन चेन फॉर्म में शो होती है 52.5 डिग्री की, बीटा डी ग्लूकोज में शो होती है 19.2 डिग्री की। तो ये सभी इक्विलिब्रियम मिक्सचर बना लेते हैं, मतलब स्पेसिफिक रोटेशन से चेंज होकर एक इक्विलिब्रियम वैल्यू उसकी बन जाती है। ऐसे स्पेसिफिक रोटेशंस को चेंज होने को हम क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन। तो पेपर में आपको पूछा जा सकता है कि म्यूटा रोटेशन क्या होती है। सो दैट इज द स्पॉन्टेनियस चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विद टाइम टू एन इक्विलिब्रियम वैल्यू। टाइम के साथ स्पेसिफिक रोटेशन का चेंज होना, चेंज होकर एक इक्विलिब्रियम वैल्यू को अटेन कर लेना, इसको हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन। इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, म्यूटा रोटेशन क्या होती है, और साथ में आप ये बनाकर दिखा सकते हैं हमको। नेक्स्ट है इसमें कि जो अल्फा और बीटा फॉर्म्स हैं ये कैसे बनती हैं। अब ये थी हमारे पास ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि इसको अभी के अभी वीडियो को स्टॉप करें और इनको बनाकर देखें। अगर आप अभी इनको बनाकर नहीं देखेंगे तो बाद में खुद ब खुद बनानी बहुत मुश्किल लगेगी। तो जो यहाँ पर सेकंड जो हमारा था, बॉटम से जो दूसरा कार्बन था उसके साथ जो OH है, उसका जो हाइड्रोजन अटैक करेगा ऑक्सीजन पर, एंड उसका ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा इस C के साथ। तो यहाँ पर आपको देखना है ध्यान से, ये हाइड्रोजन यहाँ से उतरा और इस O के साथ अटैच होगा और यहाँ पर बन गया OH। और ये जो ऑक्सीजन था इसने बॉन्ड बना लिया इस C के साथ यहाँ पर। तो ऐसे बन जाते हैं अल्फा और बीटा, मतलब ये इसकी बन जाती है साइक्लिक एक स्ट्रक्चर बन जाती है, साइक्लिक रिंग बन जाती है ये। तो इसमें अगर आपको OH रखना है राइट की तरफ तो अल्फा फॉर्म रहेगी, दूसरे में OH रखना है अगर आपको दूसरी तरफ लेफ्ट की तरफ तो बीटा डी ग्लूकोज बनेगा। तो ये सिंपल है, इसको अभी के अभी बनाकर देख लें तो बहुत ही आपको बाद में ईजी फील होगा। आगे हम इसमें चलते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स विच डिफर ओनली एट C1 लाइक अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। ये सभी C1 एटम पर ही सिर्फ इनमें डिफरेंट होता है, इनको हम कहते हैं एनोमर्स। दीज आर कॉल्ड एनोमर्स। तो एक और डेफिनेशन आ गई एनोमर्स की, तो ये भी आपको याद रखनी है कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आर द एनोमर्स। अब हम इनकी पायरानोस स्ट्रक्चर या फिर हॉवर्थ प्रोजेक्शन में इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको भी अभी के अभी आपको ड्रॉ करना है, एक बार इसको अंडरस्टैंड कर लें। तो ये था हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर। आपको क्या करना है कि 6 मेंबर्स वाली रिंग बनानी है, जिसमें कि आपके 5 होंगे कार्बन और 1 होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमने यहाँ पर बना लिया और C1 से स्टार्ट हो गए, यहाँ से C1 C2 C3 यहाँ तक आ गए, फिर C4 C5 और ये C6 ऊपर आएगा C6। अब आपको याद रखना है जो OH राइट की तरफ हैं वो सभी आएंगे डाउनवर्ड, जो भी OH ग्रुप राइट की तरफ अटैच हुए हुए हैं यहाँ पर ये सभी आएंगे यहाँ पर डाउनवर्ड। जैसे कि C1 पर OH राइट पर था, OH डाउनवर्ड, C2 पर OH राइट पर था, यहाँ पर हाइड्रोजन था, यहाँ पर OH था, और यहाँ पर जो CH2OH है उसको आपको हमेशा ऊपर ही रखना है। तो ऐसे बन जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज। जब आपको बीटा का फॉर्म करना है तो सिर्फ इस OH को आपको ऊपर कर देना है और इस H को कर देना है नीचे, क्योंकि वो सिर्फ C1 पर चेंज होता है, तो वहाँ से बन जाएगा बीटा डी ग्लूकोज। तो ये रही बीटा डी ग्लूकोज की, ये दोनों अल्फा और बीटा की
यह पायरेनोस स्ट्रक्चर्स को अभी बनाकर देखें ताकि आपको बाद में कोई भी मुश्किल ना हो। तो ऐसे ही अब हम आगे करते हैं फ्रक्टोस। तो फ्रक्टोस की भी साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। इसमें क्या होता है इसको ध्यान से आपको देखना है। ये जो सी है इसका ये सी हम इस तरफ शो कर देंगे और यहाँ से हाइड्रोजन उतर कर इस ऑक्सीजन के साथ अटैच करेंगे और ये ओ इस सी के साथ यहाँ से बॉन्ड बनाएगा, इस सी के साथ ये ओ बॉन्ड बनाएगा। तो यहीं पर हमने यही शो किया हुआ है। ये एक C1 बाहर आ गया चेन से और C2 की अटैचमेंट C5 से हुई है। वहाँ पर C5 की अटैचमेंट C1 से हुई थी और यहाँ पर C5 की अटैचमेंट C2 से हुई है। तो ये आपको बनाकर देखनी है फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर्स कौन सी होती हैं? फ्यूरेनोस। इसमें 5 मेंबर रिंग होती है। C1 और C6 आउटसाइड रहते हैं और C2, C3, C4 और ऑक्सीजन के साथ रिंग बनती है। ये दोनों अभी के अभी बनाकर आपको देख लेनी है ताकि ये स्ट्रक्चर्स पेपर में आ जाती हैं। इनको एक बार जरूर ड्रॉ कर लें। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। टू मोनोसैचराइड्स यूनिट्स आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय ए बॉन्ड कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज which involves a condensation of the hydroxyl groups of the two monosaccharides। दोनों मोनोसैचराइड्स के जो हाइड्रोक्सल ग्रुप्स होते हैं उनकी हो जाती है कंडेंसेशन, तो वहाँ से बनता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो C1 ऑफ द अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 ऑफ द बीटा डी फ्रक्टोज दोनों आपस में अटैच होंगे। अटैच होकर जो इनमें बॉन्ड बनता है, दो मोनोसैचराइड्स जिस बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये क्या है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इन्वर्जन ऑफ शुगर। अब क्या होता है कि इसमें जो सक्रोस होता है उसकी स्पेसिफिक रोटेशन कितनी है? 66.5। हाइड्रोलाइसिस के बाद एक ग्लूकोज बना और एक बना इसमें फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज की है 52.5 है पॉजिटिव और यह फ्रक्टोज की है माइनस में 92.4। तो ये दोनों ऐड कर कर कितना बन गया? -39.9। तो टोटल रिजल्टेंट आपको माइनस में मिल गया। तो रोटेशन चेंज हो गई हाइड्रोलाइसिस के बाद। इसको हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर हो गया, मतलब कि स्पेसिफिक रोटेशन उसकी चेंज होकर माइनस में आ गई। इसको हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर। तो एक बार इसको यहाँ से रीड कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है अब इसमें रिड्यूसिंग शुगर्स हैं और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। रिड्यूसिंग शुगर्स वो हैं जो फेलिंग सोल्यूशन और टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस कर देती हैं, जिनमें कि आपके पास फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप्स होते हैं वो सभी, जैसे कि डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोस, माल्टोस, लैक्टोस। और नॉन रिड्यूसिंग जो उन्हें ना रिड्यूस करे ओनली सक्रोस, इसमें फ्री ग्रुप्स नहीं होते। इसलिए कि प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स एक हाई मोलिकुलर मास कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि अमाइनो एसिड से बनते हैं, जिनमें के लॉन्ग अमाइनो एसिड्स में बॉन्ड बने होते हैं CONH बॉन्ड, दैट इज़ द पेप्टाइड बॉन्ड, दैट इज़ कॉल्ड द CO का NH के साथ बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज़, ये सभी प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स को अगर हम ब्रेक करते हैं तो क्या बन जाते हैं? पेप्टाइड्स। और पेप्टाइड्स में आगे कौन सी यूनिट्स होती हैं? अल्फा अमाइनो एसिड्स। तो अल्फा अमाइनो एसिड से ही प्रोटीन्स बनते हैं, अल्फा अमाइनो एसिड से। तो हम इसलिए सबसे पहले अमाइनो एसिड्स को ही एक्सप्लेन करेंगे। तो अमाइनो एसिड्स क्या हैं? जिनमें अमाइन ग्रुप के साथ साथ एसिडिक ग्रुप भी हो, मतलब एक अल्काइल चेन के साथ जो COOH है, जिस C के साथ है उस पर ही NH2 है, मतलब ये हो गया अल्फा वाला कार्बन। इसी पर आपको मिल जाएगा इसमें बेसिक ग्रुप। तो इसमें एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप ही शामिल होते हैं, ये C और ये वाली अल्फा C, और अल्फा C पर लग गया अमाइन ग्रुप। तो इसलिए अल्फा अमाइनो एसिड्स। अगर इसे आगे के पर अटैच होता है NH2 तो बन जाता है बीटा अमाइनो एसिड। इसमें भी क्या होता है? आपको NH2 की पोजीशन के अकॉर्डिंग ही इसको नेम देना होता है। और जनरली सभी हमें यहाँ पर L कन्फिग्रेशन के अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। यहाँ पर यहाँ पर L वाली शेप में ही ये सभी बने होते हैं, जैसे कि L एलिनाइन, L अमाइनो एसिड्स, ऐसी लगभग इनकी सभी की कन्फिग्रेशन हमें मिलती है। तो आपको इसका ये जनरल फार्मूला बस याद रख लेना है अमाइनो एसिड्स का, इससे सभी कुछ एक्सप्लेन आप यह कर सकते हैं। तो अमाइनो एसिड्स दो टाइप के होते हैं, यह असेंशियल एंड नॉन असेंशियल। असेंशियल हैं जो हमारी डाइट में सप्लाई करने पड़ेंगे, बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते, इसलिए हमें अपने खाने वाली चीज़ों में वो अमाइनो एसिड्स रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो टोटल 20 अमाइनो एसिड्स में से 10 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि असेंशियल हैं, और नॉन असेंशियल हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ही बन जाते हैं। तो जैसे कि ग्लाइसिन एंड एलिनाइन आर द नॉन असेंशियल एंड वेलाइन एंड ल्यूसाइन आर द असेंशियल। ये कुछ एग्जांपल्स हैं उनकी।
अमाइनो एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। इनको आप एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल में भी डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। जो ग्रुप्स ज़्यादा होंगे वही उसका नेचर बन जाएगा। अगर अमाइनो ग्रुप्स ज़्यादा होंगे तो बेसिक और कार्बोक्सिलिक ज़्यादा होंगे तो एसिडिक बन जाएगा। जैसे कि हिस्टिडाइन इज़ बेसिक, एस्पेरेटिक एसिड इज़ एसिडिक, ग्लाइसिन इज़ न्यूट्रल। उसमें एक जैसे ही होते हैं बेसिक और एसिडिक ग्रुप। अब इसमें दोनों ग्रुप्स होने के कारण इसमें क्या बन जाता है, एक डाईपोलर आयन। होता क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन आयन, यहाँ से जो हाइड्रोजन आयन है ये NH2 पर गेन हो जाता है, तो ये बना लेता है NH3 पॉजिटिव और COO1 नेगेटिव। दैट इज कॉल्ड द जिविटर आयन। दैट डाइपोलर आयन इज कॉल्ड द जिविटर आयन। तो अमाइनो एसिड का जो डाइपोलर आयन बनता है उसको हम कहते हैं जिविटर आयन। अब क्या होता है, अगर हम इसको एसिड और अल्कली में रखते हैं तो जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे, एसिड ऐड करेंगे तो COO1 नेगेटिव में ऐड होगी, इसके कारण एसिडिक बिहेवियर शो होगा। अगर हम बेस ऐड करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर आएगी, तो इसके कारण बेसिक, इसके कारण इसमें बिहेवियर शो होगा कि हाइड्रोजन ये OH के साथ जोड़ देगा। तो दो अलग अलग इसमें आयंस फॉर्म हो सकते हैं, पॉजिटिव आयन भी बन सकता है और इसमें नेगेटिव आयन भी बन सकता है। तो हमें इसकी स्पेसिफिक एक pH रखनी पड़ती है ताकि दोनों के चार्ज इक्वल हो सकें, टोटल चार्ज 0 हो। तो एट सर्टन pH ऑफ द सोल्यूशन देयर इज नो नेट चार्ज, is that amino acid does not migrate under the electric field. That pH is called isoelectric point of amino acid. That is also very important. Isoelectric point क्या है, वो pH की वैल्यू जहाँ पर नो कोई भी चार्ज ना हो, टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का सम 0 हो जाए, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर आयंस माइग्रेट ना हो, उसको हम कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। पेप्टाइड बॉन्ड है इसके बाद हमारे पास। क्या होता है कि जब दो अमीनो एसिड्स अटैच होते हैं, वो अटैच कैसे होते हैं, जैसे कि हमारे पास एक अमीनो एसिड है, मान लीजिए ग्लाइसिन NH2CH2COOH, और दूसरा अमीनो एसिड है हमारे पास एलेनाइन COOH, C के साथ यहाँ पर NH2 है। तो एक अमीनो एसिड का NH, दूसरे का यहाँ से OH, दोनों अटैच हो जाएंगे और यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा CONH में। सो दैट इज़ कॉल्ड द पेप्टाइड बॉन्ड एंड दिस इज फॉर्म्ड द पेप्टाइड्स। तो ये बन गए पेप्टाइड्स। जब ऐसे बहुत सारे मोलिक्यूल्स अटैच होकर एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं, उसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। तो पॉलीपेप्टाइड्स का अगर मोलिकुलर मास 10,000 से ज़्यादा हो जाए, 10,000 U एटॉमिक मास यूनिट से ज़्यादा हो जाए, तो हम उनको कह देते हैं प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर के बारे में कुछ करते हैं। सबसे पहले आती है प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या है कि जिस सीक्वेंस में अमाइनो एसिड्स उसमें अटैच हुए होते हैं, उसको हम कहते हैं ए प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ दैट प्रोटीन, दैट इज अ सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड्स। नाउ द शेप इन विच द लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन एग्जिस्ट। अब इस सीक्वेंस से बन गई प्राइमरी स्ट्रक्चर की एक चेन, तो वो चेन जिस शेप में एग्जिस्ट करती है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसकी दो टाइप्स होती हैं, अल्फा हेलिक्स या फिर बीटा प्लेटेड शीट्स। अल्फा हेलिक्स में क्या है कि एक हेलिक्स, सिलेंड्रिकल एक हेलिक्सल टाइप उस चेन की शेप बन जाएगी, जिसमें कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ऐसी शेप बना लेता है, जिसके कारण ये चेन इसमें हेलिक्स की फॉर्म में आ जाती है। ये चेन इसमें एक हेलिक्स की फॉर्म बना लेती है, जिसको हम कहते हैं अल्फा हेलिक्स। और इस अल्फा हेलिक्स में जितने एंगल की रोटेशन हो सकती है उसको हम कहते हैं रामचंद्रन एंगल, दैट इज कॉल्ड द रामचंद्रन एंगल। और इस हेलिक्स को एक और नाम देते हैं 3.163 हेलिक्स। ये इसकी स्ट्रक्चर के कारण इस रखा जाता है। अभी आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। तो दूसरी इसकी शेप बनती है बीटा प्लेटेड शीट्स। तो बीटा प्लेटेड शीट्स क्या होती हैं, फोल्डिंग में होती है पूरी चेन, जो कि डिफरेंट चेन इसमें जो है जिगजैग मैनर में अरेंज हुई होती है और एक साथ उन्होंने बॉन्डिंग की होती है, और उससे बन जाती है एक बीटा प्लेटेड शीट्स। जैसे कि ऐसे फोल्डिंग में होगी चेन्स, तो ऐसे चेन्स आपस में शीट फॉर्म कर लेंगी, ऐसे पूरी शीट बन जाएगी। तो इसके बाद आती है टर्शरी स्ट्रक्चर। अब ये जो अल्फा हेलिक्स चेन बन गई, इसकी आगे जो फोल्डिंग हुई होगी, जैसे कि इसकी आगे फोल्डिंग ऐसे हो सकती है कि ये पहले हमने बना ली चेन और ये आगे हमने ऐसे इसको फोल्ड कर दिया, तो इसको हम कहते हैं उस बायोमोलिक्यूल की यह टर्शरी स्ट्रक्चर, उस प्रोटीन की यह टर्शरी स्ट्रक्चर। इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, फाइब्रस और ग्लोबुलर। तो जो इसमें फाइब्रस होते हैं उनमें क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाई सल्फाइड बॉन्डिंग से जो चेन्स अलग अलग होती हैं वो सभी आपस में अट्रैक्ट होकर एक फाइबर लाइक
स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जो इसमें अल्फा हेलिक्स चेन्स होती हैं, और ये वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जो हेयर में होता है प्रोटीन, केराटिन, मसल में होता है माइसोन एंड फिब्रोइन इन द सिल्क, ये सभी फाइब्रस प्रोटीन्स हैं, ये वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। और ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या होता है कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की चेन्स हैं वो फोल्ड होकर एक स्फेरिकल शेप बना लेती हैं, स्फीरिकल शेप बन जाती है, ये वाटर में सोल्यूबल होता है। फॉर एग्जांपल एल्बुमिन इन द एग एंड इंसुलिन। अब जो फोर्थ टाइप है वो है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्या है कि जो मेन स्ट्रक्चर तो इनकी प्राइमरी, सेकेंडरी और यह टर्शरी ही है। ये क्या होता है कि जब दो सब यूनिट्स अटैच हो जाती हैं, जब दो टर्शरी जैसी स्ट्रक्चर्स को हम एक जगह पर रख देते हैं, उससे बन जाती है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। हीमोग्लोबिन में ऐसी स्ट्रक्चर मिलती है हमें। तो ये इनकी एग्जांपल है, आप इनको सिंपल फॉर्म में ऐसे बनाकर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये सेकेंडरी। अब इसकी जो फोल्डिंग हुई है, जो शेप है चेन की, अब चेन की आगे कैसे फोल्डिंग हुई है, ये अल्फा हेलिक्स की फोल्डिंग हो गई, ये बन गई उनकी टर्शरी स्ट्रक्चर। और ऐसी दो स्ट्रक्चर हमने एक जगह पर रख दी और वो बन गई हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये आपको एक बार बनाकर देख लेनी है, सिंपल सी, ऐसे आप सिंपली इनको शेप्स को शो कर सकते हैं। इसके बाद आती है इसमें नेटिव स्टेट, जो मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है प्रोटीन की। डीनेचुरेशन क्या है कि ड्यू टू द टेम्परेचर एंड पीएच चेंज द सेकेंडरी एंड द टर्शरी स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉयड। प्रोटीन की सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर्स डिस्ट्रॉय हो जाती है बट प्राइमरी वैसी ही रहती है, इसको हम कहते हैं डीनेचुरेशन। जैसे कि कोगुलेशन ऑफ एल्बुमिन एंड ये है कर्डलिंग ऑफ द मिल्क, ये दोनों इसकी एग्जांपल्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है डीनेचुरेशन। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स दो टाइप के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। जो न्यूक्लिक एसिड का जो बेस है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ यहाँ पर। न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं न्यूक्लियोटाइड से, जैसे कि पॉलीमर्स में मोनोमर यूनिट्स होती हैं, वैसे ही न्यूक्लिक एसिड में क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, जो कि रिपीट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या होता है, एक बेस लगा होता है, एक शुगर लगी होती है, और उनमें एक फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है जो उनको जोड़ता है। तो क्या क्या है, न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं न्यूक्लियोटाइड्स से। न्यूक्लियोटाइड्स में बेस, शुगर, फॉस्फेट, बेस, शुगर, फॉस्फेट। तो बेस और शुगर को जब अटैच करते हैं उनसे जो बनता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स। और उसके साथ अगर फॉस्फेट को जोड़ दें तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो ये दो टाइप के हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लियोटाइड्स में तीन पार्ट होते हैं, बेस, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप। तो बेसिस कौन कौन से हैं, बेसिस होते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक बेसिस, मतलब कि रिंग में कार्बन की जगह पर कोई और एटम होगा, हेट्रोसाइकल मतलब कि नाइट्रोजन उसमें होगा। ये आपको नाम याद रखने हैं। टोटल हमारे पास 5 बेस हैं, ये है एडिनोइन, ग्वानिन, है साइटोसाइन, है थायमाइन एंड यूरेसिल। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद रखते हैं, AGCTU, 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 ये 5 हमारे पास बेस हैं, AGCTU। और शुगर्स तो दो ही हैं सिर्फ, एक होती है बीटा डी राइबोस और दूसरी बीटा D2 डिऑक्सी राइबोस। दोनों शुगर्स ही 5 कार्बन शुगर्स हैं। और फॉस्फोरस ग्रुप तो यहाँ पर एक ही रहेगा, दैट इज़ द फॉस्फेट ग्रुप, PO4 2 नेगेटिव वाला ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। तो ये दोनों आपको बॉक्सेस याद रख लेने हैं अच्छे से। तो अब हम आगे आते हैं कि जब शुगर और बेस अटैच होती है तो क्या बनते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड की बैकबोन क्या है कि ये उसमें रिपीटिंग यूनिट है, शुगर के साथ बेस लगा हुआ है और इनको फॉस्फेट ने आगे के ऐसे शुगर बेस के यूनिट के साथ जोड़ा हुआ है, और यहाँ से भी। तो ये इसमें जो यूनिट है ये रिपीट होती है, बेस, शुगर, फॉस्फेट। तो आरएनए के न्यूक्लियोसाइड और डीएनए के न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आरएनए में कौन कौन से बेसिस होते हैं, ACGU, ACGU, बट डीएनए में कौन से होते हैं, ACGT। तो ये T और U का इसमें मेनली डिफरेंस है। यहाँ पर है यूरेसिल, इसमें मेनली होता है यूरेसिल, और इसमें होता है थायामाइन। इसमें कौन सा होता है, थायामाइन, इसमें होता है यूरासिल।
और इसमें शुगर है राइबोस, इसमें है डिऑक्सी राइबोस। तो ये अगर आप याद रख लेते हैं तो आरएनए डीएनए के साथ कुछ भी आए वो आपका क्लियर हो जाएगा। डीएनए की स्ट्रक्चर्स दो होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपको याद रखना है कि ए जितना होगा ए का अमाउंट उतना टी का होगा, जितना सी का उतना जी का अमाउंट होगा, और ए और जी के अमाउंट को जोड़कर उतना ही सी और ए है टी का अमाउंट होगा। तो इसकी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है उसमें भी हमारे पास डबल अल्फ़ा हेलिक्स एक चेन बनती है, डबल हेलिक्स इसमें चेन बनती है, डबल हेलिक्स इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो टू स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो इसमें आपको याद रख लेना है कि ए की हाइड्रोजन बॉन्डिंग टी के साथ होगी, जी की सी के साथ, ए की टी के साथ, जी की सी के साथ। ए और टी में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं और जी और सी में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। अगर हमारे पास एक स्ट्रैंड की स्ट्रक्चर हो तो दूसरी उससे ऑपोजिट हम खुद ब खुद बना सकते हैं, क्योंकि ऑलवेज ए के ऑपोजिट टी आएगा, जी के ऑपोजिट सी आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हो जाती हैं। इसके बाद आती है रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन क्या होती है कि कोई मॉलिक्यूल अपने जैसे मॉलिक्यूल्स को बना सकता है खुद ब खुद, उसको हम कहते हैं रेप्लिकेट करना। जैसे कि डीएनए खुद अपनी ये स्ट्रैंड्स से उसको खोलकर अपनी स्ट्रैंड्स को वहाँ से न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स को बना सकता है, इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन करना, रेप्लिकेशन। सो डीएनए एंड आरएनए में आपको डिफरेंस याद रख लेना है। हमारा इसके बारे में सब कुछ एक्सप्लेन हो गया है, इस डिफरेंस को याद कर लें, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ इसके बाद इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि आप लोगों को शुगर्स की भी स्ट्रक्चर्स को याद रखना है, जो कि 2 टाइप की शुगर्स हमारी यूज़ होती थी। एक थी बीटा डी राइबोस जो कि आरएनए में यूज़ होती है। इसमें आपको इसकी स्ट्रक्चर को अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर है सी एटम नंबर 1, यहाँ पर सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और ऊपर है यहाँ पर फिफ्थ कार्बन। टोटल है 5 कार्बन एटम्स। और इनकी आप लोगों ने स्ट्रक्चर को, जैसे हमने ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर्स को बनाया है, सिमिलरली आपने इसकी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर को बनाकर देखना है। राइबोस की स्ट्रक्चर बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है एंड डीऑक्सी राइबोस की भी बहुत बार पूछी जाती है। डीऑक्सी राइबोस में क्या है डिफरेंस आप लोगों ने ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। सेम स्ट्रक्चर बनानी है राइबोस वाली, बस इस जगह से मतलब सेकंड कार्बन में से ऑक्सीजन को रिमूव कर देना है। 2 नंबर वाले से डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन रिमूव करना है और यहाँ पर ओनली हाइड्रोजन आएगा। सिर्फ इसी का ही इन दोनों में चेंज होगा। तो अदरवाइज राइबोस एंड डीऑक्सी राइबोस की स्ट्रक्चर्स बिल्कुल सिमिलर हैं, ये आप लोगों ने ज़रूर बनानी है। ठीक है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट बात है कि जो आरएनए होता है, आरएनए जो है वो, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स। आरएनए मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं विच कंटेन डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ द बेसिस। सो इसलिए उनमें बेसिस की क्वांटिटीज भी डिफरेंट होती हैं। देयर आर 3 मेन जो इम्पोर्टेंट हैं टाइप्स ऑफ आरएनए जो हमारे सेल्स में मिलते हैं। सबसे पहला है हमारे पास मैसेंजर आरएनए, जिसको कि हम इन शॉर्ट एमआरएनए बोलते हैं। फिर आता है रिबोसोमल आरएनए, फिर आता है ट्रांसफर वह आरएनए। ठीक है। तो ये सभी आरएनए की इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं। तो ये था आपके लिए न्यूक्लिक एसिड्स एंड कंप्लीट बायोमोलिक्यूल्स का यूनिट। आई होप कि आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए। तो प्लीज़ बाकी के सभी यूनिट्स की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, तो आज इसके साथ हमारे केमिस्ट्री के सभी यूनिट्स की रिवीजन वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। तो प्लीज़ आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाकर पूरी प्लेलिस्ट में से उन वीडियोस को ज़रूर देखें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इन्हें शेयर करें। ठीक है। तो इसके साथ आपकी एग्ज़ाम की बहुत ही अच्छे से प्रेपरेशन होने वाली है। और इसके साथ इस वीडियो के बाद आप लोग एक बार एनसीईआरटी एक्सरसाइज की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको रीड आउट करें, तो आपको ऑलमोस्ट 80% आंसर्स वहाँ से खुद ब खुद ही आते होंगे। रिमेनिंग आपका वहाँ से सब कुछ कम्प्लीटली हो जाएगा। ठीक है। तो जो टॉपिक्स इस बार स्किप किए गए थे वही हमने सिर्फ यहाँ से स्किप किए हैं, बाकी आपका कंप्लीट चैप्टर इसमें इस वीडियो में ही हो चुका है। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।